स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में रांकपा अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कृषि कानून, किसान आंदोलन और रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और बता दें कि 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद कल शरद पवार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। संसद सत्र से पहले मोदी पवार बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शरद पवार जो कि दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। किसान आंदोलन, रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। कृषि कानून पर चर्चा की गई है। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद कल शरद पवार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। संसद सत्र से पहले मोदी पवार बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में रांकपा अध्यक्ष शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। इस 1 घंटे की बैठक में कृषि कानून, किसान आंदोलन और रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। और दिल्ली में शरद पवार और पीएम मोदी की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं एनसीपी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार ने बैठक के दौरान विशेष रूप से सहकारी बैंकों के मामले में कानून में बदलाव पर चर्चा की है। कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए, जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर, आरबीआई को ज्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, उनमें अलग अलग तरह की विसंगति है। कोऑपरेटिव बैंक और जल संशोधन मंत्री और रांकपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सोलापुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ईडी जो एक स्वायत्त निकाय है वो बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल की सलाह पर काम करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी जैसा संगठन विपक्ष के परमिशन से महाराष्ट्र में काम कर रहा है। जयंत पाटिल ने बीजेपी पर ईडी के जरिए राज्य में महाविकास अघाड़ी के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी पहले ही अनिल देशमुख को मुंबई और नागपुर में उनके घरों पर छापेमारी कर पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है। ईडी ने उनकी पत्नी और बेटे को भी पूछताछ के लिए तलब किया है और अब ईडी ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये संपत्ति अनिल देशमुख और उनके परिवार के पास है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईडी ने अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी पहले ही अनिल देशमुख को मुंबई और नागपुर में उनके घरों पर छापेमारी कर पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है। ईडी ने उनकी पत्नी और बेटे को भी पूछताछ के लिए तलब किया है और अब ईडी ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये संपत्ति अनिल देशमुख और उनके परिवार के पास है। तो 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है ईडी ने और पहले ही अनिल देशमुख को मुंबई और नागपुर के उनके घरों पर छापेमारी कर पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी ने उनकी पत्नी और बेटे को भी पूछताछ के लिए तलब किया है।
भारत में बढ़ते ड्रग तस्करी के मामले पर न्यूज वन इंडिया ने एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े से बात की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीओके से साउद इब्राहिम का नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत के कई अलग अलग राज्यों में ड्रग आता है। समीर वानखेड़े ने बताया कि ड्रग की सप्लाई के लिए ज्यादातर महिला और बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन और रोड के जरिए भेजा जाता है। जो रिसेंट पिछले महीने और इस महीने भी जो मुंबई एनसीबी ने कार्रवाई की है उसमें तकरीबन 30 किलो जो जम्मू एंड कश्मीर से सस्पेक्टेड हशीश ये भी हमने इंटरसेप्ट किया। काफ़ी जगहों पे सर्च किया, स्ट्राइक्स किया। मुंबई में भी उनके जो कंज्यूमर्स हैं या फिर उनके सप्लायर्स हैं उनको पकड़ा है हम लोग। अभी इसके 2-3 रूट है जो जम्मू एंड कश्मीर से ये आता है। एक तो ये 4 व्हीलर रोडवे से आता है, ट्रक से आता है। दूसरा ये मोडल ऑपरेंडी ट्रेन से ही लेके आते हैं। कुछ ऐसे अभी रिसेंट केसेस देखा है जो 2 व्हीलर से जम्मू एंड कश्मीर से अनंतनाग से ये लोग पंजाब, फिर पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और फिर मुंबई में। और मुंबई स्थित एंटीलिया केस में तलोजा जेल में बंद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने विशेष एनआईए अदालत में जमानत याचिका दायर की है और अदालत से उन्हें जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि एनआईए उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है। बता दें कि 8 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत ने ईडी को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की इजाजत दी थी और सचिन वाजे को एंटीलिया केस और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। जलगांव जिले में एविएशन एकेडमी का एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई है और जबकि एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में हुआ। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया है। तो हादसे में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत की खबर आ रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एविएशन एकेडमी का एक ट्रेनी विमान जो कि क्रैश हो गया है। इस हादसे में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई है और एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में हुआ है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया है। तस्वीरें जलगांव की हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जंगल जहां पर ये जो विमान था वो क्रैश हुआ है, ट्रेनी विमान था जो कि क्रैश हुआ है। और राज्य में कल 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए और इंटरनल असेसमेंट के जरिए मिले रिजल्ट में लाखों छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर पाए हैं। हालांकि इन अंकों के बाद भी छात्रों को उनकी पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छे कॉलेज के लिए 11वीं सीईटी परीक्षा में भी अच्छे अंक लाने होंगे क्योंकि उन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार मनोनीत महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। और महाराष्ट्र में कोरोना केस में गिरावट देखी जा रही है। राज्य में 24 घंटे में 7,700 नए केस सामने आए हैं जबकि संक्रमण से 167 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 61,97,000 हो गई है। वहीं 24 घंटे में बात करें तो 13,452 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 443 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों ने संक्रमण से जान गंवा दी है।
तो महाराष्ट्र में कोरोना केस में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 7,700 नए केस सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 167 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ ही साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 61,97,000 हो गई है। वहीं 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 13,452 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 443 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है। जल संशोधन मंत्री और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सोलापुर के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू के बावजूद हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। उसके बाद भी मंत्रियों की ऐसी लापरवाही प्रशासन पर सवाल खड़े कर देती है। तो जल संशोधन मंत्री और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सोलापुर के दौरे पर थे और उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू के बावजूद हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और उसके बाद भी मंत्रियों की ऐसी लापरवाही प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। तो ये तस्वीरें सोलापुर की हम आपको दिखा रहे हैं। और रायगढ़ में महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोकड़ को हर संभव मदद दी है और सरकार ने कोकड़ में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए स्थायी उपाय करने के लिए 3,700 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। यही बात ओबीसी बैठक के लिए अलीबाग पहुंचे मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कही है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे कोकड़ पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस पैकेज से कोकड़ में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। गौतम गिरोह के 3 साथी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस तीनों को लेकर आ रही लखनऊ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है। उमर गौतम गिरोह के 3 साथी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए हैं। तो यूपी एटीएस तीनों को लेकर लखनऊ आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र से ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अभी यूपी एटीएस तीनों को लेकर लखनऊ आ रही है। धर्मांतरण मामला है ये और इसमें और गिरफ्तारियां हुई हैं। उमर गौतम गिरोह के 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र से। फिलहाल एटीएस की टीम जो है वो महाराष्ट्र पहुंची और तीनों को लेकर अब लखनऊ वापस लौट रही है एटीएस की टीम। तो ये बड़ी और अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें और गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उमर गौतम गिरोह के ये 3 और साथी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र से ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस तीनों को लेकर अब लखनऊ वापस लौट रही है। उमर गौतम गिरोह के 3 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम जो है वो तीनों को लेकर महाराष्ट्र से लखनऊ वापस लौट रही है। धर्मांतरण मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। उमर गौतम गिरोह के 3 और साथी जिनको गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र से। शैलेश धोरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश धोरे, एक बार तफसील से बताइए पूरी खबर। देखिए, जो जिस तरह से ये धर्मांतर का अगर पूरा विषय देखा जाए तो यूपीएस से इसके तार जुड़े हुए थे, जहां पर यूपीएस
यूपी पुलिस एटीएस ने आज नागपुर में सुबह हंसापुरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जहां पर धर्मांतर के तार जिस तरह से नागपुर के एक व्यक्ति से जुड़े हुए थे और सुबह यूपी एटीएस की टीम नागपुर में आई और 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा जो धर्मांतर का मसला जो यूपी में चल रहा है और जिसके तार नागपुर से जुड़े होने की यहां पर आकांक्षा यहां पर यूपी पुलिस के एटीएस की टीम को थी, जहां पर यूपी के एटीएस टीम ने आज यहां पर हंसापुरी पुलिस स्टेशन के द्वारा इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल यूपीएस की टीम उन्हें यूपी ले जाने की यहां पर तैयारी पर है और अभी फिलहाल यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी तो की है। एक बड़ी खबर है जो धर्मांतर के ये पूरे मसले पर नागपुर के तार कहीं से जुड़े हुए थे और महाराष्ट्र के नागपुर के उप राजधानी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बॉलीवुड फिल्म निर्माता कंपनी टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों पर बयान जारी किया है। भूषण कुमार ने आधिकारिक बयान जारी कर रेप के आरोपों का खंडन किया है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं और वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हैं। 2017 से 2020 के बीच में जो उनके साथ हुआ वो गलत है। बयान में आगे कहा गया है कि कंपनी अब इस मामले में कानूनी मदद लेगी। और 800 से ज्यादा फिल्मों में ड्रेस डिजाइन कर चुके मनीष मल्होत्रा फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाने की तैयारी में हैं। मनीष मल्होत्रा जल्द ही गहन म्यूजिकल लव स्टोरी के साथ डायरेक्शन की शुरुआत करेंगे। मनीष की नई पारी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म के साथ शुरू होगी। पार्टीशन के बैकग्राउंड पर बनने वाली इस फिल्म की कहानी भी मल्होत्रा ने लिखी है। फिल्म के लिए कास्टिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अभिनेत्री करीना कपूर की किताब प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही विवादों में आ गई है। महाराष्ट्र के बीड शहर में अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने करीना समेत 2 लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक किताब के शीर्षक में बाइबल शब्द ने लोगों में असंतोष पैदा कर दिया है। वहीं इस मामले में करीना के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A के तहत शिकायत दर्ज की गई है। करीना के अलावा इस किताब की दूसरी लेखिका अदिति शाह भीमजानी है और इसे जगरनॉट बुक्स ने प्रकाशित किया है। लातूर में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने उद्योग भवन परिसर में बड़ी कार्रवाई की है। सभी अतिक्रमित दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और विलास राव देशमुख मार्ग को नियमित करने के लिए नगर निगम ने पत्र लिखा था, लेकिन कई नागरिकों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके दुकानों को 15 दिनों के लिए सील कर दिया गया था। शहरों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण विलास राव देशमुख मार्ग पर अतिक्रमण करने वाली दुकानों पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। कार्रवाई है जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। कुछ लोगों ने रोड पे ड्रेन पे अतिक्रमण किया हुआ था कि कुछ लोगों ने अनधिकृत बांधकाम किया था, तो उनको नोटिस दिए गए थे और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी हमारा सब लोगों से यही कहना है कि आप नियमित करके लीजिए। शासन ने एक संधि उपलब्ध करके दी है, आप नियमित कीजिए, उससे आपको भी आगे नुकसान नहीं होगा और महानगर पालिका भी। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।